सर खुदा के लिए फोन उठाए। वो बंद कमरे में खौफ से कांप रही थी और उसके हाथ में मौजूद फोन उसकी आखिरी उम्मीद था। बाहर दरवाजे पर लगने वाली जोरदार टकरों की आवाज उसका दिल दहला रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और सांस फूल रही थी। आखिरकार दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। सर मुझे बचाए, ये लोग मुझे मार देंगे। उसकी आवाज रोन गई। राब्ता मनकता हो गया। दूसरी तरफ जारून के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये हानिया थी, लेकिन वो कहाँ थी और कौन लोग उसे मारना चाहते थे? ये सब कैसे हुआ? ये जानने के लिए हमें कहानी के आगाज की तरफ चलना होगा। जारून अहमद अपने दफ्तर के मरकजी रास्ते से तेजी से गुजर रहा था। उसकी चाल में एक ऐसा वकार था कि वहां मौजूद हर शख्स अपने काम में मगन होने का ड्रामा करने लगा और अपने ख्यालात में गुम था कि अचानक उसके कदम रुक गए। सामने से आने वाली लड़की ने उसे चौंका दिया था। इस इदारे में लिबास के हवाले से असूल बहुत सख्त थे, लेकिन सामने आने वाली लड़की ने मगरबी तर्ज के लिबास के साथ एक इंतहाई चमकीला और शोख रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो बहुत सारे कागजात सीने से लगाए मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती हुई आ रही थी। जरूर को ये लापरवाही बिल्कुल पसंद आई। उसने लड़की को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मोहतरमा, ये दुपट्टा जरून का है। जुमला भी अधूरा ही था कि लड़की ने जैसे लफ्ज दुपट्टा सुना वो फौरन बोल पड़ी, हाय अल्लाह, आपको भी मेरा दुपट्टा कमीज के साथ मैचिंग नहीं लग रहा? उसे परेशानी से अपना माथा पीटा। हालांकि मेरे माचो रंगेज को कमीज का रंग दिखाया भी था और दूसरे रंग का बोला था, मगर उस जालिम ने पैसे बचा लिए। जरून हक्का बक्का रह गया। उसने आज तक किसी को अपने सामने इतनी बेबाकी से बोलते नहीं देखा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लड़की मुसलसल बोले जा रही थी, वरना मेरे कपड़ों के जोड़ के तो लोग दीवाने हैं। बस आज मजबूरी में पहन कर आ गई हूँ और लोगों को मौका मिल गया बातें बनाने का। आप पांचवें बंदे हैं जो उसका पूछ रहे हैं। पहले भी 4 लोग हंस चुके हैं। जरून हैरत से उसे देख रहा था। ये लड़की उसे पहचान ही नहीं पा रही थी और उसे इदारे का कोई आम मुलाजिम समझकर अपनी दुख बड़ी दास्तान सुना रही थी। उसकी बात करने का अंदाज इतना सादा और रवानी वाला था कि जरून अपनी सख्ती भूल गया। लड़की ने एक लंबी सांस ली और घड़ी की तरफ देखा। ओ खुदाया, मुझे देर हो रही है। अगर बड़े साहब ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। सुना है कि बहुत सख्त मिजाज है। ये कहकर वो वहां से तेजी से निकल गई और जरून वहीं खड़ा रह गया और पीछे मुड़कर उसे जाते हुए दिखता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसके सामने खड़े होकर उसी की बड़ाई किए जा रहा था। जरून अहमद 28 साल का एक वजिया नौजवान था जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी इश्तिहारी कंपनी का सरबराह था और अपने काम के असूलों में बहुत सख्त था और लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। उसका ताल्लुक एक बहुत ही अमीर और जदीद ख्यालात रखने वाले खानदान से था। वो कम गो था और सिर्फ काम की बात करना पसंद करता था। उसकी शख्सियत में ऐसा रोब था कि लोग उससे बात करते घबराते थे। दूसरी तरफ वो लड़की हानिया थी जिसकी उम्र 23 साल थी। हानिया एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद एक सरकारी नौकरी से सबदोश ऑफिसर थे और माँ घरेलू खातून थी। हानिया अपने घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी जो अपनी मासूमियत और बातूनी तबीयत की वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। हानिया ने हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इस कंपनी में काम सीखने के लिए शमूलियत इख्तियार की थी। उसे दफ्तरी सियासत और दुनियादारी की समझ नहीं थी। वो दिल की साफ थी और समझती थी कि सब लोग उसके घर वालों की तरह मुखलिस हैं। हानिया का हुस्न मशरकी था। उसकी रंगत धोतिया थी और आंखें बड़ी और रोशन थी। उसके चेहरे पर हर वक्त एक मासूमियत छाई रहती थी। वो सादा लिबास में भी बहुत पुरकशिश लगती थी, लेकिन आज उसके अजीबो गरीब दुपट्टे ने उसे इदारे के सरबराह की नज़र में ला खड़ा किया था। हानिया तेज कदमों से चलती अपनी नशिस्त पर पहुंची जहाँ उसकी साथी कारकुन सारा बैठी थी। हानिया का सांस फूला हुआ था। उसे सारा को देखते हुए कहा, आज फिर रास्ते में एक खड़ूस किस्म के आदमी ने मुझे टोकने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। बस अपना दुपट्टे वाला मसला बताकर भाग गई। सारा ने हैरत से पूछा, कैसा दिखता था वो? हानिया ने जरून के हुलिये के बारे में बताया। सारा ने सुनते ही अपना सर पीट लिया। हानिया, तुमने क्या कर दिया? वो कोई आम आदमी नहीं था। उस कंपनी के मालिक जरून अहमद थे। ये सुनकर हानिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कुर्सी पर जम सी गई। उसे लगा जैसे उसकी मुलाजमत खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ जरून अपने दफ्तर में बैठा कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था जिसमें वो लड़की दुपट्टा संभालती हुई भाग रही थी।
ज़ारून के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने आज तक ऐसी निडर और सादा लड़की नहीं देखी थी। अगले दिन दफ्तर में एक बहुत अहम इजलास जारी था। तमाम अमला वहां मौजूद था और माहौल में बला की संजीदगी थी। ज़रून अहमद सबको नए मंसूबे के बारे में तफसीलात बता रहा था। उसकी आवाज़ में वही रोब और ठहराव था जिससे सब खौफजदा रहते थे। हानिया सबसे पीछे वाली नशिस्त पर छुप कर बैठी थी। वो कोशिश कर रही थी कि ज़ारून की नज़र उस पर ना पड़े, क्योंकि कल के वाक़े के बाद उसे यकीन था कि अगर ज़ारून ने उसे देख लिया तो उसे फ़ौरन नौकरी से निकाल देगा। वो सर झुकाए अपनी साथी के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ज़ारून ने बात करते करते अचानक सबकी तरफ देखा और एक सवाल दाग दिया। हमारी इस नई मसनूआत को मकामी रंग कैसे दिया जा सकता है? मुझे कुछ नया और मुनफरिद चाहिए, कोई ऐसा ख्याल जो हमारी रवायत से जुड़ा हो। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि किसी के पास कोई मुनासिब जवाब ही नहीं था। ज़ारून की खामोश निगाहें सबका जायजा ले रही थी। उसी खामोशी में हानिया, जो अपने ख्यालों में गुम थी, कल के वाक़े के बारे में सोच रही थी, बेध्यानी में बुड़बुड़ाई। उसके साथ गोटा किनारी वाला अंदाज होना चाहिए। हॉल में इतनी खामोशी थी कि उसकी धीमी आवाज़ भी सबने सुन ली। सब लोग गर्दनें मोड़कर उसकी तरफ देखने लगे। हानिया को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घबराकर मुंह पर हाथ रख लिया। ज़ारून की नज़र भी उस पर जम गई। उसने अपनी भौहें उचकाई और हानिया को सामने आने का इशारा किया। अब जरा सामने आए और अपनी बात की वजाहत करें। हानिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो डरते डरते अपनी जगह से उठी और लड़ते कदमों के साथ सबके सामने गई। उसे लगा जैसे आज उसका आखिरी दिन है। ज़ारून ने संजीदगी से उसे देखा। अब गोटा किनारी के बारे में क्या कह रही थी? हानिया ने एक लंबी सांस ली और फिर न जाने कहाँ से उसमें हिम्मत आ गई और उसने बोलना शुरू किया। सर, मेरा मतलब था कि अगर हम इस चीज़ को शोख रंगों और गोटा किनारी के डिज़ाइन के साथ पेश करें तो ये हर घर की औरत की तवज्जो खींच लेगा। हमारी ख़वातीन चमकीली और रवायती चीज़ों को पसंद करती है। जैसे वो माचो रंगेज़ है ना, वो हमें हमेशा कहता है कि जब तक कपड़े में जान ना हो, ग्राहक उसे नहीं खरीदता। हमें भी उसमें वैसी ही देसी चमक लानी होगी। खाने ने जिस सादगी और जोश से अपना ख्याल पेश किया, वो इतना मुनफरिद था कि वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। उसने बीच में 2-3 बार भी अपने रंगरेज का जिक्र छेड़ दिया था कि कैसे वो रंगों को मिलाकर नया रंग बनाता है। ज़ारून खामोशी से उसे सुनता रहा। उसके चेहरे की संजीदगी आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी में बदल गई। ये ख्याल वाकई नया था और कारोबारी लिहाज से बहुत फायदेमंद हो सकता था। जब हानिया खामोश हुई तो हॉल में चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ज़रून ने तालियां बजाना शुरू कर दी और देखते ही देखते बाकी सबने भी इसकी तकलीद की। ज़रून ने सबके सामने ऐलान किया कि ये बहुत बेहतरीन तजवीज़ है, हम इसी पर काम करेंगे और इस मंसूबे की निगरानी के लिए मैं हानिया को अपनी नायब मुकर्रर करता हूँ। हानिया को अपने कानों पर यकीन आया। कहाँ वो नौकरी बचाने के लिए छुप रही थी और कहाँ उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी। उसे खुशी भी थी और डर भी कि अब उसे इस सख्त मिजाज ऑफिसर के साथ बराह रास्त काम करना पड़ेगा। दोपहर के वक्त हानिया को कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए ज़रून के कमरे में जाना पड़ा। वो दरवाजे पर रुककर लंबी सांसें लेने लगी ताकि खुद को पुरसुकून कर सके। फिर उसने इजाजत देकर दरवाजा खोला। ज़रून अपने काम में मसरूफ था। हानि ने फाइल उसके सामने रखी। ज़ारून ने दस्तखत करते सर उठाया और उसे गौर से देखा। आज आपका वो मशवरा, दुपट्टा कहाँ है? ज़ारून का लहजा स्पार्ट था, मगर आंखों में हल्की सी चमक थी। हानिया घबरा गई। उसने जल्दी से अपने बैग की जिप खोली और अंदर से वही चमकीला दुपट्टा थोड़ा सा बाहर निकाल कर दिखाया। ये देखिए सर, मैं इसे छुपा कर लाई हूँ ताकि आज कोई मुझे टोक ना सके और ना ही कोई मेरा मजाक उड़ाए। मैंने सोचा दफ्तर में सब लोग सादा लिबास पहनते हैं तो मुझे भी वैसा ही बनना चाहिए ना। उसके जवाब में इतनी मासूमियत थी कि ज़ारून के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो कुर्सी पर पीछे की तरफ हुआ और नरमी से बोला, आपको किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसी है वैसे ही रहे। आपको यही सादगी और असलियत आपकी ताकत है। दुनिया का काम है बातें बनाना, लेकिन आपको अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। हानिया हैरत से ज़ारून को देखने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही खड़ूस ऑफिसर है जिससे वो इतना डरती थी। ज़ारून की बात ने उसके दिल से सारा खौफ निकाल दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शख्स शायद इतना भी बुरा नहीं है जितना उसकी दोस्त सारा समझती थी। हानि ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और फाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गई।
उसका दिल बहुत हल्का हो चुका था। ज़रून ने उसे सिर्फ में दस्तखत ही नहीं दिए थे, बल्कि एतमाद भी दिया था। अब दोनों का आमना-सामना बढ़ने वाला था और हानिया की अजीबो-गरीब हरकतें ज़रून के खामोश और संजीदा ज़िंदगी को दिलचस्प बनाने वाली थी। नए मंसूबे पर काम शुरू होने के बाद हानिया और ज़रून के एक दूसरे से सामना मामूल बन गया था। हानिया पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ दफ्तर आती थी, लेकिन उसकी मासूमियत और चुलबुलापन अब भी वैसा ही था। वो काम के दौरान भी ऐसी अजीबो-गरीब बातें कर जाती कि ज़रून जैसे संजीदा इंसान को भी अपनी हंसी छुपाना मुश्किल हो जाता। ज़रून का दिन, जो पहले सिर्फ फाइलों और इजलासों तक महदूद था, अब हानिया की मौजूदगी की वजह से कुछ बदल सा गया था। एक दिन दोपहर के खाने का वक्फा हो चुका था। दफ्तर का ज्यादातर अमला कैफेटेरिया में जा चुका था, लेकिन हानिया अपने कमरे में मौजूद थी। उसने घर से लाए हुए खाने का डिब्बा खोला तो अचार और पराठे की तेज और चटपटी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हानिया बड़े शौक से नवाला बना रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और ज़ारून अंदर आया। ज़ारून किसी फाइल के सिलसिले में हानिया से पूछने आया था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, कमरे में फैली हुई खुशबू ने उसे चौंका दिया। वो रुक गया और फिजा में सूंघते हुए पूछा, ये कैसी खुशबू है? हानिया के हाथ में नवाला वहीं रुक गया। वो बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा शायद ज़ारून को इस खुशबू से मसला हो रहा है और अब उसे डांट पड़ेगी कि दफ्तर में ऐसी चीजें क्यों खा रही हो जिसकी खुशबू इतनी तेज है। उसने जल्दी से खाने का डब्बा छुपाने की कोशिश की और डरते हुए बोली, सर वो दरअसल अम्मी ने आज जबरदस्ती पराठा और आम का अचार रख दिया था। मैं बस जल्दी से खत्म कर ही रही थी ताकि बदबू खत्म हो जाए। अब प्लीज नाराज ना हो, मैं अभी खिड़की खोल देती हूँ। ज़ारून ने हैरत से उसे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता उसकी मेज के करीब आया। उसकी नजरें खाने के डिब्बर पर थी। नाराज होने की क्या बात है? मुझे तो ये खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। क्या मैं देख सकता हूँ? हानिया हैरान रह गई। उसने झिझकते हुए डिब्बा ज़ारून की तरफ बढ़ा दिया। ज़ारून ने देखा कि डिब्बे में खस्ता पराठा और साथ घर का बना हुआ मसालेदार अचार रखा था। ज़ारून ने जिंदगी भर कांटे और छुरी से खाने खाए थे या फिर गैर मुल्की खाने। उसने कभी ऐसी देसी खाने को इतने करीब से नहीं देखा था। हानिया ने उसकी नजरों में छुपी ख्वाहिश को भांप लिया। उसने मासूमियत से पूछा, सर क्या आप चखना पसंद करेंगे? मेरी अम्मी के हाथ का अचार पूरे खानदान में मशहूर है। ज़ारू ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। उसने जिंदगी में पहली बार अपने किसी मातहत के साथ बैठकर खाना खाने का फैसला किया था। क्यों नहीं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। हानिया ने खुश होकर पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा, उस पर थोड़ा सा अचार रखा और ज़ारून की तरफ बढ़ा दिया। ज़ारून ने जैसे ही वो नवाला मुंह में रखा, जायके का एक तूफान उसके मुंह में घुल गया। वो जायका इतना खालिस और मज़ेदार था कि ज़ारून की आंखें बंद हो गई। उसे लगा जैसे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खा रहा है। ये तो वाकई कमाल है। ज़ारून ने तारीफ करते हुए कहा, मैंने आज तक महंगे तरीन होटलों में ऐसा जायका नहीं चखा। तुम्हारी अम्मी के हाथ में सच में जादू है। हानिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो अपनी तारीफ सुनकर इतनी खुश नहीं होती थी जितनी अपनी माँ के खाने की तारीफ सुनकर होती थी। शुक्रिया सर। अम्मी कहती है कि खाना दिल से बना जाए तो उसमें जायका खुद ब खुद आ जाता है। आप और लेंगे? ज़ारून ने तकल्लुफ बरतरफ कर दिया और हानिया के साथ मिलकर खाना खाने लगा। इस दौरान हानिया उसे अपने घर के किस्से सुनाती रही कि कैसे उसके वालिद को भी यही पराठे पसंद है और कैसे वो उसके घर वाले मिलकर खाने के वक्त हंसी मजाक करते हैं। ज़ारून खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, लेकिन वो खानदानी अपनायत और सुकून नहीं था जो हानिया की बातों में झलक रहा था। उस दोपहर के बाद दोनों के दरमियान मौजूद अजनबियत की दीवार काफी हद तक गिर गई। जरून को हानिया की सादगी, उसके घरेलू इक़्तिदार ने बहुत मुतासिर किया था। अब अक्सर खाने के वक्फे में जरून हानिया के पास आ जाता और कभी कभार फरमाइश करके भी घर का खाना मंगवाता। ये दोस्ती का एक बाकायदा आगाज था। जरून, जो पहले सिर्फ काम का मशीन था, अब उसे इंसानी रिश्तों और छोटी छोटी खुशियों की भी अहमियत समझ आने लगी थी। हानिया की बातों ने उसे हंसना सिखा दिया था, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि ये खुशगवार दिन जल्दी एक बड़ी आजमाइश में बदलने वाले हैं। क्योंकि दफ्तर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनकी बढ़ती हुई गुर्बत और कंपनी की कामयाबी से खुश नहीं थे और वो अंधेरे में कोई खतरनाक मंसूबा बना रहे थे। अदारे में हानिया और जरून की दोस्ती खुशगवार तब्दीली ला रही थी।
मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसे हालात भी बन रहे थे जो आने वाले तूफान का पता दे रहे थे। ज़रून गुज़श्ता कुछ दिनों से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। उसे मुसलसल नामालूम नंबरों से धमकियाँ मिल रही थी कि वो अपने नए मंसूबे से पीछे हट जाए, वरना उसका इंजाम अच्छा नहीं होगा। ज़रून एक निडर इंसान था, इसलिए उसने धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आस्तीन के पीछे छुपे हैं। एक रात हानिया को काम खत्म करते करते काफ़ी देर हो गई। नए मंसूबे के लिए कुछ पुराने खातों और कागजात की जांच पड़ताल जरूरी थी और हानिया अपनी जिम्मेदारी को बहुत संजीदगी से लेती थी। दफ्तर का बाकी तमाम अमला अपने घरों को जा चुका था। इमारत में गहरी खामोशी थी, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर मौजूद थे और हानिया अंदर अकेली अपने काम में मगन थी। काम मुकम्मल होने के बाद जब हानिया ने घर जाने के लिए अपना सामान समेटा तो उसे इमारत के पिछले हिस्से से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ये हिस्सा आमतौर पर बंद रहता था क्योंकि वहाँ अदारे का मरकजी कंप्यूटर और अहम तरीन डाटा महफूज होता था। इतनी रात के वहां से आवाजें आना खतरे की घंटी थी। हानिया के दिल में खौफ तो पैदा हुआ, लेकिन तजस्सुस उस पर हावी हो गया। वो दबे कदमों की आवाज के साथ से उस सिमत पड़ी। जैसे जैसे वो कंप्यूटर वाले कमरे के करीब पहुंची, आवाजें साफ होती गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से रोशनी की लकीर बाहर आ रही थी। हानिया ने एहतियात से दरवाजे की दरार से अंदर झांका। जो मंजर जो उसने देखा, उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अंदर कोई चोर या डाकू नहीं था, बल्कि अदारे का एक बहुत पुराना और सीनियर ऑफिसर मौजूद था। वो एक अजनबी आदमी के साथ मिलकर कंप्यूटर के निजाम में कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। वो दोनों बहुत तेजी से उंगलियां चला रहे थे और वो ऑफिसर उस अजनबी को बता रहा था कि कौन सी फाइलें चोरी करनी है और कौन सा डाटा जाया करना। हानिया समझ गई कि ये वही साजिश है जिसकी वजह से जरून परेशान था। ये लोग इदारे को बर्बाद करने और जारून को झुकाने के लिए सब कर रहे थे। हानि ने फौरन फैसला किया कि उसे सबूत इकट्ठा करना होगा। उसने इंतहाई एहतियात के साथ अपने पर्स से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से वीडियो बनाना शुरू कर दी। वो अपनी सांस से रुकी हुई थी ताकि उन्हें उसकी मौजूदगी का इल्म ना हो सके। वीडियो में उन दोनों के चेहरे और कंप्यूटर की स्क्रीन साफ नजर आ रही थी। जब हानिया को यकीन हो गया कि काफी सबूत इकट्ठा हो चुका है, तो वो उल्टे कदमों वापस मुड़ने लगी ताकि वहां से निकल कर जरूर को इत्ता दे सके। लेकिन बदकिस्मती उसके ताक़ुब में थी। वो जैसे ही मुड़ी, उसकी वही पसंदीदा लंबा दुपट्टा दरवाजे के हैंडल में बुरी तरह से फंस गया। हानिया ने घबराहट में दुपट्टा खींचने की कोशिश की तो दरवाजे का हैंडल जोर से हिल गया और एक खट्टाक की आवाज पैदा हुई। कमरे के अंदर मौजूद दोनों मर्द फौरन चौंक गए। कौन है वहाँ? ऑफिसर की भारी आवाज गूंजी। खाने ने पूरी ताकत से दुपट्टा खींचा, मगर वो बुरी तरह उलझ चुका था। अंदर से दोनों आदमी बाहर निकल आए। ऑफिसर ने हानिया को देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो पहचान गया था कि ये वही लड़की है जिसे जरून ने नए मंसूबे की जिम्मेदारी दी है। ये लड़की, उसे जाने मत देना, इसे सब देख लिया है। ऑफिसर ने अजनबी को हुक्म दिया। अजनबी हानिया की तरफ लपका। हानिया ने अपना दुपट्टा वहीं छोड़ा और जान बचाने के लिए वहां से भागी। ऑफिसर और वो अजनबी उसके पीछे भागे। रुक जाओ, अगर तुमने किसी को बताया तो जान से मार देंगे, ऑफिसर ने धमकी दी। हानिया की टांगें खौफ से कांप गई, मगर वो जानती थी कि अगर वो रुक गई तो ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी नापाक अजाइम जान चुकी थी। वो राहदारी में भागती रही और वो दोनों उसके ताक़ुब में थे। हानिया ने फुर्ती से खुद को गोदाम में बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर से वो लोग जोर शोर पर दरवाजे पर टकरे मारने लगे। दरवाजा खोलो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। हानिया अंधेरे में कमरे में एक कोने में सुकड़ गई और कांपते हाथों से मोबाइल निकाल कर जारून का नंबर मिलाने लगी। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों से आंसू जारी थे, मगर उसे अपनी नहीं बल्कि जरून और उसकी इदारे की फिक्र थी जिसे वो लोग तबाह करना चाहते थे। हानिया ने अंधेरे में गोदाम में कोने में दुबक कर कांपते हाथों से जरून का नंबर मिलाया। फोन की घंटी जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। बाहर दरवाजे पर लगने वाली जरबें तेज होती जा रही थी। लकड़ी का दरवाजा उन भारी टकरों की ताक ना लाते हुए चिड़चिड़ा रहा था। हानिया का दिल हलक में आ गया। आखिरकार दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। हेलो। जरून की आवाज नींद में डूबी हुई थी। सर, मुझे बचाए, ये लोग मुझे मार देंगे। हानिया की आवाज खौफ से लर्ज रही थी। वो रो रही थी। खुदा के लिए जल्दी से आए, मैं दफ्तर के गोदाम में बंद हूँ। इससे पहले कि जरून कुछ पूछता, बाहर मौजूद लोगों में से एक ने दरवाजे के
रोशन दान से अपना हाथ अंदर डालकर वहां मौजूद बिजली का बटन बंद कर दिया। ये शायद तार खींचती जिससे राब्ता मुनक़ता हो गया। फोन की स्क्रीन तारीक हो गई। दूसरी तरफ जरून जो अपने बिस्तर पर लेटा था झटके से उठ कर बैठा। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। हालिया की लड़ती आवाज और आखिरी जुमला उसके कानों में गूंज रहा था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, मगर उसका दिल गवाही दे रहा था कि हानिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जरून ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और नंगे पांव ही कमरे से बाहर भागा। उसे जिंदगी में कभी इतनी बेचैनी महसूस नहीं की थी। वो अपनी गाड़ी को दीवाना वार सड़कों पर दुरा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि अगर हानिया को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगा। उसे अंदाजा हो गया था कि ये वही लोग हैं जो उसे धमकियां दे रहे थे, मगर उसे ये तवक्का नहीं थी कि वो हानिया तक पहुंच जाएंगे। उधर दफ्तर में वो दोनों आदमी दरवाजा तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। दरवाजे का कुंडा हिल चुका था। हानिया ने खुद को दीवार के साथ बींच लिया और आंखें बंद करके दुआएं मांगने लगी। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। अचानक बाहर से गाड़ी के टायरों की जोरदार चीख सुनाई दी और फिर किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आई। जारून तूफान की तरह इमारत के अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया था जब उसने देखा कि उसका ही एक ऑफिस है और एक अजनबी आदमी गोदाम का दरवाजा तोड़ रहे थे। तो उसका जब्त जवाब दे गया, रुक जाओ वहीं। जारून की आवाज में ऐसी गर्ज थी कि वो दोनों आदमी सहम कर पीछे हुए। जारून ने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया था। वो एक महजब और पढ़े लिखे खानदान का चश्मो चिराग था, मगर आज हानिया की मोहब्बत और उसके लिए खौफ ने उसे एक और जंगजू बना दिया था। वो किसी शेर की तरह उन दोनों पर चिपटा। उसने में अजनबी आदमी को गिरबान से पकड़कर दीवार के साथ दे मारा। ऑफिसर ने जरून को रोकने की कोशिश की तो जरून ने पूरी ताकत से धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ा कर दो जा गिरा। जरून ने उन दोनों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। उन पर लातों और घूंसों की बारिश कर रहा था। उस वक्त उसके सर पर जुनून सवार था। उसने मार मार कर उन दोनों को अधमुआ कर दिया था। शोर सुनकर इमारत के बाहर मौजूद मुहाफिज भी अंदर भाग गए। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर उन दोनों जख्मियों को काबू किया। जारून का सांस फूला हुआ था और उसके कपड़े बेतरतीब हो चुके थे। उसे मुहाफिजों को हुक्म दिया कि इन दोनों को बांध दे और पुलिस को बुलाए। फिर वो तेजी से गोदाम के टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। हानिया, उससे पुकारा, मैं हूँ जरून, सब ठीक है भाई, आ जाओ। अंदर कोई आवाज ना आई। जारून का दिल टूटने लगा। उसे जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। जारून ने फोन की रोशनी जलाई तो देखा हानिया कोनों में घुट्टों में सर दिए बैठी कांप रही थी। हानिया जरून के पास उसके नीचे बैठ गया। हानिया ने सर उठाया। रोशनी में जरून का चेहरा देखकर उसे यकीन नहीं आया कि वो जिंदा बच गई है। वो शिद्दत जज्बात और खौफ से कुछ बोल न सकी और बेख्तियार आगे बढ़कर जारून के सीने से लग गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। जारून एक लम्हे के लिए साकित रह गया था। फिर उसने हानिया को अपने बाजू के हिसार में लिया। उसे महसूस हुआ कि हानिया बुखार की तरह टप रही है। जारून ने उसे तसल्ली देने के लिए उसके सर पर हाथ रखा। मत रो, मैं आ गया, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। उस समय जारून को पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि ये लड़की उसके लिए मुलाजिम से बढ़कर है। उसकी तकलीफ जारून को अपनी तकलीफ महसूस हो रही थी। इस वाक़े ने दोनों के दरमियान मौजूद झिझक और फासले की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया। हानिया को भी ज़रून की धड़कनों में अपने लिए एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला, जिसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पुलिस की कार्रवाई और कानूनी मामलात निपटाने के बाद जब ज़रून वापस हानिया की तरफ पलटा, तो वो अभी तक सदमे की कैफियत में थी। उसके हाथ-पाँव ठंडे थे और वो किसी से बात करने के काबिल नहीं थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। ज़रून को ये मुनासिब न लगा कि वो हानिया को इस हालत में अकेले उसके घर छोड़ दे, जहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो और वो मज़ीद खौफज़दा हो जाए। उसने हानिया के घर वालों को इत्तला दी कि वो खैरियत से हैं, लेकिन दफ्तर के काम की ज़्यादती और एक हंगामी सूरत-ए-हाल की वजह से रात नहीं रुकेगी और वो उसे अपनी निगरानी में अपने घर लेकर जा रहा है। ज़रून की संजीदा गुफ्तगू और हानिया के घर वालों के एतमाद की वजह से उन्होंने इजाज़त दे दी। ज़रून हानिया को लेकर अपनी हवेली नुमा रहायशगाह पहुंचा। घर के मरकजी दरवाजे पर ज़रून की वालदा बेगम साहिबा परेशानी के आलम में टहल रही थी।
बेटी को इतने रात की यूं बदहवास भागते देख वो बहुत घबरा गई थी। जब उन्होंने ज़ारून के साथ एक सहमी हुई लड़की को देखा तो उनकी हैरत में मजीद इजाफा हो गया। ज़ारून ने हानिया को वहाँ मौजूद मुलाजमा के हवाले किया कि उसे मेहमान खाने ले जाए और फिर अपनी वालदा के पास गया। उसने अपनी माँ को बड़ी सारी तफसीलात बताई कि किस तरह हानिया ने अपनी जान खतरे में डालकर उसके इदारे और इज्जत को बचाया है। और ज़ारून की बातें सुनकर बेगम साहिबा का दिल भर आया। वो एक रहमदिल खातून थी और बहादुरी की बहुत कदर करती थी। वह फौरन हानिया के पास गई और उसे गले लगाकर तसल्ली दी, उसके माथे को चूमा और उसे यकीन दिलाया कि वो अब अपने घर में है और बिल्कुल महफूज है। रात के पिछले पर हानिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खौफ और सदमे की वजह से उसे शदीद बुखार हो गया। वो सर्दी से कांप रही थी और बेहोशी के आलम में बार बार वही अल्फाज दोहरा रही थी कि मुझे बचा ले, वो आ रहे हैं। मुलाजमा ने ज़ारून को इतला दी तो वो फौरन वहां पहुंच गया। बेगम साहिबा भी वहीं मौजूद थी। डॉक्टर को बुलाया गया जिसने मुआयना करने के बाद दवा दी और कहा कि बुखार बहुत तेज है, इसलिए सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी होंगी। बेगम साहिबा खुद भी थकी हुई थी और ज़ारून ने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया और खुद हानिया के सहारे बैठ गया। ये ज़ारून की ज़िंदगी की सबसे तवील और मुश्किल रात थी। वो जो हमेशा हुक्म चलाने का आती था आज एक बीमार लड़की की खिदमत कर रहा था। वो सारी रात हानिया के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां बदलता रहा। हानिया नींद बेहोशी में भी बेचैन थी। कभी वो डर कर हाथ पांव चलाती तो कभी कुछ बुड़बुड़ाने लगती। एक बार जब हानिया डर कर उठने लगी तो ज़रून ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। डरो मत हानिया, वो यही हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हानिया ने बेखुदी के आलम में ज़रून का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसके हाथ की गिरफ्त में एक अजीब सा भरोसा और मान था। ज़रून ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। उसे हानिया को गर्म और लड़ता हाथ अपने हाथ में महसूस करके एक अजीब सा सुकून का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे इस लड़की की हिफाजत अब उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद है। वो सारी रात कुर्सी पर बैठा रहा, एक हाथ से पट्टी बदलता रहा और दूसरा हाथ हानिया की मुट्ठी में कैद रहने दिया। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो हानिया की आंख खुली। बुखार अब उतर चुका था लेकिन जिस्म में नकाहत थी। उसने आंखें खोलकर छत को देखा जो उसके घर की छत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसे कुछ लम्हे लगे ये समझने में कि वो कहाँ है। फिर उसने सर मोड़ा तो उसे करीब रखी कुर्सी पर ज़ारून सोता हुआ नजर आया। वो अजीब अंदाज में बैठा हुआ था, सर एक तरफ ढलका हुआ था और उसका एक हाथ अभी तक हानिया के हाथ के पास था। हानिया हैरान रह गई। उसे रात के वाकयात धुंधले धुंधले याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे ज़रून ने उसे बचाया था, कैसे उसे यहाँ लाया था और कैसे रात भर वो इसके पास जागता रहा था। हानिया ने ज़रून के सोए हुए चेहरे को गौर से देखा। वो इस वक्त सख्त गिर ऑफिसर नहीं लग रहा था जिससे पूरा दफ्तर डरता था, बल्कि एक मासूम और थका हुआ इंसान लग रहा था जिसने जिसने उसकी खातिर अपनी नींद कुर्बान कर दी थी। हानिया के दिल में एक अजीब सा जज्बा बेदार हुआ। उसे महसूस हुआ कि शक सिर्फ उसका ऑफिसर नहीं रहा बल्कि उससे कुछ बढ़कर बन गया है। उसके दिल में ज़ारून के लिए इज्जत और मोहब्बत का एक तूफान उमड़ आया। उसे अपनी औकात और ज़ारून के रुतबे का फ़र्क भी याद था, लेकिन इस वक्त वो सब भूल गया। उसकी नज़रों में सिर्फ वो मुहाफ़िज़ था जिसने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। कुछ देर बाद ज़ारून की आंख खुली। उसे हानिया को जागते देखा तो फौरन सीधा होकर बैठ गया। कैसी तबीयत है, बुखार उतरा या नहीं? उसने फौरन हानिया के माथे पर हाथ रख के चेक किया। हानिया उसकी इस इत्मीनान भरे अंदाज पर शर्मा गई। मैं ठीक हूँ सर, आपने पूरी रात क्यों तकलीफ की? ज़ारून ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की उसके लिए मैं एक रात की नींद कुर्बान नहीं कर सकता क्या? इस जुमले ने हानिया को लाजवाब कर दिया। इस वाक़े के बाद हानिया कुछ दिन रुखसत पर रही ताकि मुकम्मल सेहतियाब हो सके। इन दिनों ज़ारून का दफ्तर में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। वो हर वक्त बेचैन रहता। उसे दफ्तर की हर चीज़ में हानिया की कमी महसूस होती। कभी वो उसकी खाली कुर्सी देखता तो कभी उसे दोपहर के खाने का वक्त याद आता। वो बहाने बहाने से हानिया को पैगाम भेजता, उसकी खैरियत दरियाफ्त करता। आखिरकार जब हानिया दोबारा दफ्तर आई तो मंजर दिखती था। ज़ारून ने उसके लिए एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया। जैसे ही हानिया दफ्तर में दाखिल हुई तमाम अमले ने तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल किया। वो लोग जो पहले उसके लिबास
اور باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اسے ادارے کی ہیروئن قرار دیا گیا کیونکہ اس کی گواہی اور بروقت کارروائی نے ادارے کو بہت بڑے مالی نقصان اور بدنامی سے بچا لیا تھا۔ زارون سب کے درمیان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کی نظریں سب کو چھوڑ کر صرف زارون کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب ان دونوں کی نگاہیں ملی تو زارون نے اسے ایک پرسکون اور تحسین بھری مسکراہٹ کا تحفہ دیا اور ہانیہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ زبان سے کچھ بھی نہ کہا، لیکن خاموشی نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو الفاظ بیان کرنے سے قاصر تھے۔ دونوں کے دل ایک انکہی ڈور سے بن چکے تھے۔ ادارے کی کامیابی اور نئے منصوبے کی تکمیل کی خوشی میں ایک شاندار سالانہ ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تقریب دفتر کے تمام ملازمین کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تقریب کے لیے خاص ضابطہ لباس مقرر کیا گیا اور وہ تھا مغربی طرز کا لباس۔ تمام مردوں کو سوٹ اور خواتین کو مشرقی اور مغربی کی طرز کے کپڑے پہن کر آنے کی ہدایت کی گئی۔ سب لوگ بہت پرجوش تھے اور تیاری میں مصروف تھے سوا ہانیہ کے۔ ہانیہ اس ہدایت نامے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس سیدھی زارون کے کمرے میں جا پہنچی۔ زارون کسی کام میں مصروف تھا جب ہانیہ نے بغیر تمیز باندھے اپنا مدعا بیان کیا۔ سر، میں اس تقریب میں نہیں آ سکتی۔ زارون نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا، وجہ یہ کہ وہاں مغربی لباس پہننے کی شرط رکھی گئی اور میں ایسے کپڑے پہننے میں آرام محسوس نہیں کرتی۔ میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں۔ میں کسی تقریب کے لیے اپنا حلیہ اور اپنی روایات نہیں بدل سکتی۔ زارون نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو ہانیہ، یہ کاروباری تقریب ہے جہاں بہت سے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ ہمیں ایک خاص معیار اور یکسانیت برقرار رکھنی پڑتی ہے۔ یہ صرف ایک شام کی بات ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جذباتی ہوگی۔ سر، بات ایک شام کی نہیں ہے، بات اپنی پہچان کی ہے۔ اگر مجھے ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اپنی اصلیت چھپانی پڑے اور وہ بننا پڑے جو میں نہیں ہوں، تو مجھے ایسی محفل میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں اپنی چادر اور اپنی دیسی کپڑوں کے بغیر ادھوری ہوں۔ زارون اس کے جذبات کی شدت دیکھ کر لاجواب ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کے لیے اس کے اصول کتنے اہم ہیں۔ اسے فوراً ہتھیار ڈال دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ناراض مت ہو، تمہیں کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم وہی پہن کر آنا جو تمہیں دل کرے۔ تمہارے لیے اس اصول میں رعایت ہے۔ خوشی؟ ہانیہ کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ شکریہ ادا کر کوئی خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ تقریب والی رات جب تمام لوگ مغربی لباس میں ملبوس تھے، ہانیہ وہاں پہنچی۔ اس نے ایک انتہائی خوبصورت کڑھائی والا مشرقی لباس پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ اس کا پسندیدہ اور بالکل میچنگ دوپٹہ اس نے اوڑھا ہوا تھا۔ وہ سب سے الگ اور منفرد لگ رہی تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اپنی سادگی اور مشرقی انداز میں بھی سب سے زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ زارون جو مہمانوں سے ملنے میں مصروف تھا، اس کی نظر ہانیہ پر پڑی تو وہ پلکیں چپکنا کھل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ہانیہ کو اجازت دے کر بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ ہانیہ کے اعتماد اور اس کے چہرے کی چمک نے زارون کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ تقریب کے دوران ہانیہ نے موقع پا کر زارون کو ایک طرف بلایا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی ڈبیا چھپائے ہوئے تھی۔ سر، یہ آپ کے لیے ہے۔ اسے ڈبیا زارون کی طرف بڑھائی۔ زارون نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے اپنی پہلی تنخواہ سے خریدا ہے۔ ہانیہ نے شرماتے ہوئے بتایا۔ امی کہتی ہیں کہ پہلی کمائی سے اپنوں کے لیے کچھ لینا چاہیے۔ میں نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیا تو سوچا آپ کے لیے بھی لے لوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ زارون نے ڈبیا کھولی تو اس میں بہت نفیس اور خوبصورت پائی تھی۔ زارون کے پاس مہنگی ترین چیزوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے ہانیہ کی محنت کی کمائی سے خریدا کیا یہ معمولی سا تحفہ ہیرو سے زیادہ قیمتی تھا۔ اسے مسکرا کر ہانیہ کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اسے اگلی اہم ملاقات میں ضرور پہنے گا۔ اسی دوران تقریب میں زارون کی والدہ بیگم صاحبہ بھی اچانک دورے پر آ گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے نے آخر کیا انتظام کیا ہے۔ زارون انہیں لے کر ہال میں گھوم رہا تھا کہ ان کی نظر کھانے کی میز کی طرف گئی۔ وہاں ہانیہ کھڑی تھی اور بڑے جوش و خروش سے کھانے کے انتظام سنبھالے ہوئے ویٹرز کو ہدایات دے رہی تھی۔ ارے، یہ گوشت والی بوٹیاں اس طرح ڈالو، چاولوں کے نیچے کیوں دبا رہے ہو؟ اور دیکھو، مہمانوں کے پلیٹ میں کھانا ٹھنڈا نہیں جانا چاہیے۔ بریانی میں مسالہ کم تو نہیں ہے نا؟ بیگم صاحبہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عام طور پر ایسی تقریبات میں لڑکیاں اپنے میک اپ اور لباس کی فکر میں رہتی ہیں، مگر یہ لڑکی کھانے کے انتظام میں مگن تھی۔
انہوں نے زارون سے پوچھا، زارون یہ لڑکی کون ہے جو ویٹرز کی کلاس لے رہی ہے؟ زارون مسکرا دیا اور اپنی ماں کو بتایا کہ وہی ہانیہ ہے۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر ایک بڑی پیاری سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ انہیں ہانیہ کی سادگی اور گھریلو انداز پہلی نظر میں ہی بھا گیا۔ انہیں لگا جیسے یہی وہ لڑکی ہے جو ان کے گھر اور ان کے بیٹے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ وہ دور کھڑی اس لڑکی کو دیکھتی رہی جو بناوٹ سے پاک اور مخلص تھی۔ اس رات جہاں ہانیہ زارون کے دل میں گھر کر چکی تھی، وہیں انجانے میں وہ زارون کی ماں کا دل بھی جیت چکی تھی۔ لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ قسمت نے ان کے لیے ایک نیا امتحان تیار کر رکھا ہے جو ان کی خوشیوں کو گرہن لگانے والا ہے۔ سالانہ تقریب کی کامیابی اور وہاں ملنے والی کئی ذرائع کے بعد سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن اچانک کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس سے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہانیہ جو ہمیشہ دفتر میں چہکتی رہتی تھی اور جس کی ہنسی سے دفتر کی دیواریں گونجتی رہتی تھی، پچھلے 2-3 دنوں سے بالکل خاموش تھی۔ وہ کام تو کر رہی تھی لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کے چہرے سے وہ رونق غائب تھی جو اس کی پہچان تھی۔ زارون نے پہلے دن تو نظر انداز کیا کہ شاید کام کا بوجھ زیادہ ہے، لیکن جب تیسرے دن بھی ہانیہ نے کسی بات کا جواب ہنس کر دینے کے بجائے صرف سر ہلا کر دیا تو زارون سے رہا نہ گیا۔ اس کے لیے ہانیہ کی خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ زارون نے ہانیہ کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ ہانیہ آئی اور خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ زارون نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی فائل بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ کیا مسئلہ ہانیہ؟ زارون نے سیدھا سوال کیا۔ تمہاری کام میں وہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی تم پہلے کی طرح بات کر رہی ہو۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے یا گھر میں سب خیریت ہے؟ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر صاحب، ایسی کوئی تو بات نہیں ہے، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو کہ صاف بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں تمہیں اب اتنا تو جان گیا ہوں کہ تمہارے چہرے سے تمہاری پریشانی پڑ سکتا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں ابھی تمہارے گھر فون کر کے تمہارے والد سے پوچھ لوں گا۔ گھر کا نام سنتے ہانیہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سر، میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ زارون کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آن گری ہے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگا۔ کیا؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا، لیکن اچانک اور کہاں؟ ہانیہ نے روتے ہوئے بتایا، ہمارے ایک دور کے رشتہ دار ہیں، ان کا بیٹا دبئی میں کام کرتا ہے۔ وہ لوگ کل ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے میرے والد سے میرا ہاتھ مانگا۔ والد صاحب نے ہاں کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکا بہت اچھا کماتا ہے اور باہر ملک میں رہتا ہے، اس لیے مجھے وہاں راج کرائے گا۔ منگنی اگلی ہفتے ہے۔ زارون کے دل میں ایک عجیب سی جلن اور بے چینی پیدا ہوئی۔ سے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ ہانیہ کو کھو رہا ہے۔ وہ ہانیہ جو اس کی زندگی میں رنگ بھرنے آئی تھی اب ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ زارون نے امید کی ایک آخری کرن کے سہارے پوچھا۔ ہانیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میری خوشی یا ناخوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے والدین جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں ان کے سامنے کیسے بول سکتی ہوں؟ مگر میرا دل نہیں مان رہا۔ میں اپنا گھر، اپنا ملک اور یہ نوکری چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ ہانیہ کی بات سن کر زارون کو فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر اس نے آج کچھ نہ کیا تو زندگی بھر پچھتائے گا۔ اسے ہانیہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور خود کرسی پر بیٹھ کر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ ہانیہ صرف اس کی ہے۔ اسی شام زارون نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جس کی خاندانی روایات اور اس کی اپنی شخصیت کے خلاف تھا، لیکن محبت میں سب جائز تھا۔ سیدھا ہانیہ کے گھر پہنچ گیا۔ ہانیہ کے والد اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے کہ ایک چارہ کی بڑی سی گاڑی ان کے دروازے پر آ کر رکی۔ وہ حیران ہوئے کہ کون ہو سکتا ہے۔ جب زارون گاڑی سے اترا تو ہانیہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ گھبرا گئی کہ کہیں زارون کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ ہانیہ کے والد نے زارون کو پہچان لیا کیونکہ وہ اسے دفتر چھوڑنے آیا کرتے تھے۔ وہ ادب سے کھڑے ہوئے۔ ارے بیٹا، آپ سب خیریت تو ہے؟ ہانیہ نے کوئی غلطی تو نہیں کرتی دفتر میں؟ زارون نے بہت عاجزی سے انہیں سلام کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ نہیں چچا جان، ہانیہ بہت ذہین اور مختی لڑکی ہے۔ میں دراصل آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔
हानिया के वालिद ने उसे गौर से देखा। जी बेटा, कहिए। ज़ारून ने एक लंबी सांस ली और दिल की बात जुबान पर ले आया। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत अचानक है और शायद आपको अजीब भी लगे, लेकिन मैं आपकी बेटी हानिया को पसंद करता हूँ और उसे अपनी शरीके हाथ बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूँ। खामोशी छा गई। हानिया के वालिद ने हुक्का एक तरफ रखा और गहरी नजरों से जरून को देखा। वो एक जहां दीदा शख्स थे। उन्होंने कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, बल्कि बहुत संजीदगी से बोले, बेटा, आप एक बहुत बड़े आदमी हैं। आपका खानदान, आपका रुतबा, आपकी दौलत, ये सब हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा है। मैं एक मामूली सरकारी मुलाजिम हूँ और आप एक करोड़पति बिजनेसमैन। कबूतर का कबूतर के साथ और बाज का बाज के साथ ही जोड़ अच्छा लगता है। जारून ने दलील देने की कोशिश की। चाचा जान, इज्जत और शराफत का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। मैं हानिया की सादगी और इसके इक़्तिदार का दीवाना हूँ। मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हानिया के वालिद ने नफी में सर हिलाया। देखने ये बातें ये बहुत अच्छी लगती हैं बेटा, लेकिन हकीकत बहुत अलग होती है। अमीर घरानों में गरीब घर की लड़कियों को अक्सर वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी वो हकदार होती है। मैं अपनी बेटी को तमाशा नहीं बनाना चाहता। आप लोगों का रहन सहन अलग है, हमारे तौर तरीके अलग है। कल को अगर आपके खानदान ने इसे कबूल ना किया या आपको लगा कि यह आपके मयार की नहीं, तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी? वो जिस रिश्ते में जा रही है वो लोग हमारे अपने हैं, हमारी जुबान समझते हैं, हमारा दुख समझ सकते हैं। सर उन्होंने यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं वादा करता हूँ उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी वालदा उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन हानिया के वालिद अपने फैसले पर अटल थे। माफ कीजिएगा बेटा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल पर जुआ नहीं खेल सकता। अब जा सकते हैं। जरूर वहां से उठ तो गया, लेकिन मायूस नहीं था। उसने हानिया की वालिद की आंखों में बेटी के लिए फिक्र देखी थी। वो समझ गया कि इनकार नफरत की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से है। और जारून ने तहैया कर लिया कि उस डर को खत्म करके दम लेगा। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो जानता था कि उसे अब सिर्फ अपनी मोहब्बत ही नहीं, अपने किरदार को भी साबित करना होगा कि वो एक अमीरजादे से पहले एक जिम्मेदार और शरीफ इंसान है। हानिया खिड़की की ओर से ये सब सुन रही थी और उसका दिल जारून की मोहब्बत और अपने वालिद की मजबूरी के दरमियान हचकोले खा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि ज़ारून उसके लिए इतना आगे भी जा सकता है। हानिया के वालिद का फैसला अटल था, लेकिन ज़ारून का इरादा उससे भी ज़्यादा मजबूत। इनकार सुनने के बावजूद अगले ही रोज़ शाम के वक्त ज़ारून की गाड़ी दोबारा उसी गली में खड़ी थी। मोहल्ले के लोग हैरत से मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी रोज़ाना इस आम से घर के सामने क्यों रुकती है। हानिया के वालिद घर से बाहर निकले तो ज़ारून को खड़ा देख उनके माथे पर बल पड़ गए। बेटा, मैंने आपको कल सब कुछ साफ साफ बताया था, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? ज़ारून ने नहायत अदब से सर झुकाया और नरमी से बोला, चाचा जान, मैं आपको फैसले को बदलने के लिए जिद करने नहीं आया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक अमीरजादे के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर रखें। आप मुझे सिर्फ कुछ वक्त दें। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं हूँ, तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा कभी आपकी दहलीज पर, कभी कदम नहीं रखूंगा। ज़ारून की आवाज़ में सच्चाई और आंखों में ऐसी इल्तिजा थी कि हानिया के वालिद उसे मना न कर सके। उन्होंने हिचकिचाते उसे बैठने की इजाज़त दे दी। उस दिन से ज़ारून का मामूल बन गया कि वो दफ्तर से फारिग होकर सीधा हानिया के घर आता। वहाँ किसी मालिक या ऑफिसर की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह बैठता। कभी वो हानिया के वालिद के लिए शहर की बेहतरीन मिठाई लाता, तो कभी उनकी सेहत की के लिए ज़रूरी दवाइयाँ खरीद खरीद कर लाता। शाम को अक्सर दोनों के दरमियान शतरंज की बाजी जमती। हानिया के वालिद शतरंज के माहिर खिलाड़ी थे। शुरू में वो ज़ारून को बहुत सख्त हरीफ समझते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खेल के दौरान होने वाली गुफ्तगू ने बर्फ पिघलाना शुरू कर दी। ज़ारून ने बताया कि कैसे उसने मेहनत से एक कारोबार अपने को संभाला है और कैसे वो अपनी माँ की हर बात मानता है। हानि के वालिद ने देखा कि दौलत ने उस नौजवान के दिमाग को खराब नहीं किया, बल्कि वो बड़ों का एहतराम करना जानता है। हानिया खिड़की की ओर से रोजाना ये मंजर देखती। उसे यकीन नहीं आता था कि वो शख्स जो सैकड़ों मुलाजमीन पर हुक्म चलाता है, उसके वालिद के सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हार मान रहा होता है और मुस्कुराकर उनकी बातें सुन रहा होता है।
मोहल्ले में चामागोइयाँ शुरू हो चुकी थी कि हानिया के घर अमीर मेहमान क्यों आता है, मगर ज़ारून को उन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ एक था, और वो था हानि के वालिद का एतमाद जीतना। फिर एक रात किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिससे सब कुछ बदल दिया। ज़ारून हंसते मामूल उनके घर में बैठा था कि अचानक घर के अंदर से हानिया की चीखों की आवाज़ आई, पापा जल्दी है, अम्मी को कुछ हो गया है। हानिया के वालिद घबरा कर अंदर भागे तो देखा उनकी बेगम सीने में तकलीफ की वजह से जमीन पर गिर गई है और दर्द से तड़प रही है। हानिया रो रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। हानिया के वालिद के होश उड़ गए। रात का वक्त था, उनके पास अपनी कोई सवारी नहीं थी और उस वक्त रिक्शा या टैक्सी मिलना नामुमकिन था। अब क्या करें, इन्हें अस्पताल कैसे लेकर जाए? वो बेबसी से चिल्लाए। उसी लम्हे ज़ारून अंदर दाखिल हुआ। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर सूरत हाल को समझ लिया। चाचा जान, घबराई नहीं, मेरी गाड़ी बाहर है, आप इन्हें संभाले, मैं गाड़ी दरवाजे पर लाता हूँ। ज़ारून ने फुर्ती से गाड़ी बिल्कुल दरवाजे के करीब लगाई। उसने और हानिया के वालिद ने मिलकर बेगम साहिबा को पिछली नशीस पर लिटाया। हानिया भी रोते हुए साथ बैठ गई। ज़ारून ने गाड़ी को हवा के दोष पर उड़ा दिया। उस वक्त वो किसी कानून की परवाह नहीं कर रहा था। उसका सारा ध्यान जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने पर था। अस्पताल पहुंचकर ज़ारून खुद भागा स्ट्रेचर लेकर आया। डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू कर दिया। ज़ारून पूरी रात वहां मौजूद रहा। वो कभी दवाइयां लेने भागता, कभी अस्पताल की इंतजामिया से बात करता और कभी हानिया के वालिद को पानी पिलाकर तसल्ली देता। चचा जान, अल्लाह बेहतर करेगा, आप हिम्मत रखें, मैं डॉक्टर से बात कर चुका हूँ, बेहतरीन इलाज हो रहा है। हानिया के वालिद खामोशी से एक कोने में बैठे उस नौजवान को देख रहे थे जो कुछ दिन पहले उनके लिए एक अजनबी अमीर ज्यादा था, मगर आज वो उनके बेटे से बढ़कर खदमत कर रहा था। उनके अपने रिश्तेदार शायद इस वक्त इतनी मदद ना कर पाते जितनी ज़ारून कर रहा था। सुबह के वक्त डॉक्टर बाहर आया और उसने खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो, अब वो खतरे से बाहर है। बर वक्त अस्पताल लाने की वजह से उनकी जान बच गई है। अगर थोड़ी सी भी और देर हो जाती तो मामला बिगड़ सकता था। हानिया और उसके वालिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हानिया के वालिद ने ज़ारून की तरफ देखा जो कि थकावट से चूर होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, कपड़ों पर शिकनी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उस समय हानिया के वालिद के दिल में ज़ारून के खिलाफ कायम आखिरी दीवार पे गिर गई। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये लड़का सिर्फ नाम का बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि किरदार का भी बहुत बड़ा इंसान है। उन्हें समझ आ गई कि उनकी बेटी के लिए इससे बेहतरीन जीवन साथी कोई नहीं हो सकता, जो मुश्किल वक्त में यूं ढाल बनकर खड़ा हुआ है। अस्पताल से वापसी के बाद फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी। हानिया के वालिद ने ज़ारून को अपने पास बुलाया। उनके लहजे में अब वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक बुजुर्गाना शफकत थी। उन्होंने ज़ारून के कंधे पर हाथ रखा और नम आंखों के साथ गोया, हुआ है बेटा, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, लेकिन उसका ज़र्फ और वक्त पर काम आना उसे बड़ा बनाता है। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत मुझसे बेहतर कर सकते हो। मुझे तुमसे कोई इतराज नहीं। अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए मैं तैयार हूँ। ज़ारून के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट बिखर गई जिसमें जीत का गरूर नहीं, बल्कि मोहब्बत की आग सी थी। लेकिन हानिया के वालिद ने बात जारी रखते हुए कहा, मगर मेरी एक शर्त है। हानिया एक सादा मिजाज लड़की है। उसे अपनी रवायात और अपनी चादर से बहुत मोहब्बत है। मैं नहीं चाहता कि बड़े घर में जाकर उसकी पहचान खो जाए या उसे खुद को बदलना पड़े। ज़ारून ने अदब से सर झुकाकर बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, चचा जान, आप बेफिक्र रहे। मुझे हानिया से नहीं, बल्कि हानिया की सी सादगी, सी मशरकी इक़्तिदार और उसकी सी दुपट्टे से मोहब्बत हुई है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो बदले। वो जैसी है मेरे लिए वैसी ही नायाब है। ये खबर जब हानिया तक पहुंची तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसे जोश में आकर शर्मो हया को एक तरफ रखा, फोन ज़ारून को मिला दिया। सुनिए, अब जब बात पकी हुई गई है तो जल्दी से कागज कलम संभाल लें। मैं आपको माचूर अंग्रेज की दुकान का पता लिखवा रही हूँ। शादी का जोड़ा वहीं से रंगा जाएगा, वरना वो बात नहीं आएगी ना। और हाँ, इस बार इसे सख्ती से कह दीजिएगा कि वैसे बचाने की कोशिश ना करे। ज़ारून उसकी इस मासूमाना फरमाइश पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे यकीन हो गया कि हानिया कभी नहीं बदल सकती, और ये उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई।
हानि ने ज़रून को बाज़ारों के चक्कर लगा कर डठाल कर दिया। वो ज़रून अहमद जिसका 1 मिनट लाखों की अहमियत रखता था और जो हमेशा अपने इजलासों में मसरूफ़ रहता था और अब बाज़ारों में हानिया के पीछे थैले उठाए फिरता था। कभी वो चूड़ियों के लिए ज़िद करती तो कभी दुपट्टे के किनारों पर गोटा लगवाने के लिए उसे दुकानों पर खड़ा रखती। ज़रून को उस भाग-दौड़ और थकावट में भी एक अजीब-सा सुकून मिल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि असल ज़िंदगी ही छोटी-छोटी खुशियाँ हैं। इस खुशी के असरात उसके दफ्तर में भी नज़र आने लगे। उसने दफ्तर में ऐलान कर दिया कि अब हर जुमे को तमाम मुलाज़मीन अपने रवायती लिबास पहन कर आ सकते हैं और किसी पर मगरिबी लिबास की पाबंदी नहीं होगी। इस ऐलान ने तमाम अमले का दिल जीत लिया। आखिरकार वो घड़ी आन पहुंची जिसका सबको इंतजार था। निकाह के बाद जब ज़रून और हानिया पहली बार एक दूसरे के रूबरू हुए तो हानिया दुल्हन के रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपना पसंदीदा रवायती जोड़ा पहन रखा था जिस पर गोटा कनारी का काम खूब चमक रहा था। ज़रून ने उसके करीब आकर उसे देखा तो हानि ने फौरन अपनी आदत के मुताबिक सवाल दाग दिया, आपने बताया नहीं, आज तो मेरा दुपट्टा कमीज के साथ बिल्कुल मैचिंग है ना, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? ज़रून ने मुस्कुराते उसके सर पर सजे दुपट्टे को दुरुस्त किया और उसकी आंखों में देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुम्हारा ये दुपट्टा, तुम्हारी ये बातें और ये तुम, सब कुछ मुकम्मल हो। तो मेरी जिंदगी का वो रंग हो जिससे मेरी फीकी जिंदगी को कोसे खजा बना दिया। आज से तुम्हारे हर रंग की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। हानि ने शर्माकर सर झुका लिया। उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का ये सफर जो एक मैचिंग दुपट्टे की तकरार और माचू अंग्रेज की शिकायत से शुरू हुआ था, बल आज एक मुकम्मल, एक खूबसूरत और अटूट बंधन में बन चुका था। उनकी आने वाली जिंदगी में हंसी मजाक नोक झोंक और मोहब्बत के रंग हमेशा ऐसे ही रंगीन और गहरे होने वाले थे, जैसे कि किसी माहिर रंगरेज ने उन्हें कच्चे दागों से पक्के रंगों में बदल दिया हो।